एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय नेम इज भाविका मल्होत्रा। सबका स्वागत है मेरे दोनों चैनल्स पे, सचिन मल्होत्रा पे एंड भाविका मल्होत्रा पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स हमारी क्लास 10 की एनसीईआरटी की जो बुक है फ्रेंड्स हिस्ट्री की, उसके बेसिकली जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके हम लोग नोट्स पढ़ने वाले हैं। यस एवरीवन, यू हर्ड इट राइट। आज हम नोट्स पढ़ेंगे ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी के जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि मैं प्रेफर करती हूँ नोट्स पढ़ाना एज कम्पेयर टू बुक रीडिंग, बट आप चाहो तो बुक रीडिंग भी कर सकते हो। एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना फ्रेंड्स एक बारी, बट आई होप आपको नोट्स से ये चैप्टर का एक रिव्यू मिल जाएगा काफ़ी अच्छा, एंड बहुत सारी चीज़ें भी समझ आएंगी, सो दैट जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी कुछ भी, ना सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से रीड करना इसके नोट्स चैप्टर नंबर 2 की नेशनलिज्म इन इंडिया। या सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, या so in this chapter nationalism in India class 10, it is described as the feeling when people of a country develop a sense of common belonging and are united in a common strength। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें दे क्या रखा है, ठीक है, कि नेशनलिज्म हुआ इंडिया में। तो बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, तो डिस्क्राइब करी है फीलिंग लोगों की कि कैसे लोग इकट्ठे आए। क्या बेसिकली आया, कॉमन बिलोंगिंगनेस आई है लोगों के बीच में, कि बेसिकली लोग इकट्ठे कैसे हो, यूनाइट कैसे हुए, एक कॉमन धागे में कैसे बंधे, कि सारे लोग चाहे वो हिंदूज़ हैं मुस्लिम्स हैं, कैसे एक ही धागे में बंधे और टाई हो गए। ठीक है, और कैसे सब में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि बेसिकली इकट्ठे मिलके बात, मतलब इकट्ठा मिले सब लोग, सबको सबने एक माना, एक समझा और इकट्ठे लड़ाई करी मिलके। ठीक है, तो देयर स्ट्रगल्स यूनाइट देम, उनकी स्ट्रगल्स ने, लोगों की स्ट्रगल्स ने उन्हें यूनाइट कर दिया। लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि उन्होंने सोचा हम मिलके इकट्ठा लड़ाई करेंगे। एंड दे टेंड टू फॉर्म अ कॉमन आइडेंटिटी, और अपनी कॉमन आइडेंटिटी बनाई। मतलब बेसिकली क्या बनाया, अपने ग्रुप्स बना लिया अलग अलग, और ग्रुप्स को नाम दे दिया एक कॉमन, एक जिसमें सारे रिलीजन के पीपल थे। इट कवर्स नेशनलिज्म इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वियतनाम, इंडिया एंड मैनी अदर्स। तो इन जगह पे बेसिकली नेशनलिज्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, वियतनाम में, इंडिया में एंड अदर पार्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली आप जगह याद रखना, GFBVI, थोड़ा इट्स साउंडिंग लिटिल फनी या, बट आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट था ये तो बेसिक ओवरव्यू था। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे नोट्स का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हो रही है बेसिकली कहानी, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। तो पहली बात पढ़ लेते हैं, इफेक्ट क्या हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा इंक्रीज आया। ठीक है, सो बेसिकली डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि बेसिकली इक्विपमेंट्स हो गए जितने भी होते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट होगी, रिसर्च होगी, ठीक है, मेंटेनेंस जितनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होता है, उसको हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो उसके लिए बेसिकली ये सब कुछ क्योंकि बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए क्या हो गया, इसमें बढ़ोतरी हुई। देन नेक्स्ट, दिस वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। अब इसकी वजह से क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो बेसिकली लोन्स थे वॉर के कारण, लोन्स फाइनेंस हो गए। ठीक है, और टैक्सेस इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, कि बेसिकली ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या करा, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। क्यों टैक्सेस इंक्रीज़ करे, ताकि अपने जो इतने भी ये जो अभी लड़ाई हुई है, वॉर हुआ है, इसकी वजह से जितना इन्होंने लोन लिया था डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए वो सब भर सके, तो इसलिए टैक्सेस बढ़ा दिए लोगों के लिए। अब ऑफकोर्स ये बात है, कॉमन लोगों को तो बहुत दिक्कत आएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज। सो बेसिकली कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी वो टैक्स होता है फ्रेंड्स जो कि गुड्स पर इम्पोज करा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे कस्टम ड्यूटीज थे, टैक्सेस बढ़ने लग गए, इनकम टैक्स बढ़ गया, इंडियन टैक्स बेसिकली इंट्रोड्यूस हो गया, बड़ा नहीं इंट्रोड्यूस हो गया, हाँ, ताकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सके इन लोगों को। तो इन्होंने इनकम टैक्स, एक नया टैक्स चालू कर दिया। अभी भी भरते हैं लोग इनकम टैक्स, राइट। प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स। अब जब तक ये जो लड़ाई थी चली, आई एम सो सॉरी, जब तक ये लड़ाई चली तब तक बेसिकली जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आई एम सो सॉरी एवरीवन। Forced recruitment of rural people in army was another cause of widespread hunger among. So basically फोर्स रिक्रूटमेंट आ जाता है। कि फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है कि बेसिकली क्या हो रहा था कि ये जो हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोग
बेसिकली फोर्स कर रहे थे इंडियंस को कि चलो तुम भी आर्मी में भर्ती हो जाओ और आर्मी में हमारे साथ लड़ाई करो, जंग लड़ो बेसिकली, ठीक है। तो रूरल पीपल में से, यानी जो बेसिकली गाँव में रहने वाले लोग थे, जितने भी विलेजर्स थे, उनको उठा के ला रहे थे और उनको फोर्स किया जा रहा था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इससे भी बहुत लोगों में गुस्सा फैल गया कि भाई बड़ा गुस्सा है लोगों को कि ये लोग हम, और ऑफकोर्स ही बात है फ्रेंड्स, अगर वो लड़ाई करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है बहुत लोग मारे भी जाएंगे, है ना। तो इसलिए लोगों को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। देन आता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह कि ये सत्याग्रह क्या था। तो महात्मा गांधी जी जो थे हमारे, वो रिटर्न हुए थे इंडिया कब आए थे महात्मा गांधी? जनवरी 1950 में आए थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिक फाइट्स लड़ी थी इंडियंस के लिए, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में भी लड़ी थी, है ना। हिज नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, उनका एक नोबल मेथड था मास एजिटेशन करने का जो था। तो बेसिकली महात्मा गांधी ने क्या लड़ा? सत्याग्रह लड़ा। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए लड़ना, सत्य का आग्रह करना, कि सत्य के लिए लड़ाई करना। मास एजिटेशन का मतलब होता है बेसिकली आप बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना रहे हो और इकट्ठे बेसिकली लड़ने जा रहे हो किसी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप्स बनाए लोगों ने बड़े बड़े, एंड ये बड़ा बेसिकली लड़ा, ठीक है। और अच्छे रिजल्ट्स भी मिले सत्याग्रह से। तो ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, इसने एम्फसाइज करी पावर ऑफ ट्रुथ, कि बेसिकली सच की पावर को दिखाता है सत्याग्रह। सत्य का मतलब क्या होता है? सच, ट्रुथ, है ना। एंड आग्रह मतलब नॉन वायलेंस। तो बेसिकली ट्रुथ के लिए नॉन वायलेंस, सच। अगर आप, तो बेसिकली इसमें था क्या, गांधी जी क्या कहते थे कि अगर आप सच्चे हो तो आप लड़ो, आप बेसिकली बोल के ही दूसरे पर्सन को अपनी बात समझा दो, और वो पर्सन अगर समझ गया तो उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा, है ना। यदि आप सच्चे हो तो आप ज़रूर जीतोगे। और कैसे जीतना है? बिना लड़े, बिना हाथापाई करे, बिना फाइट्स करे, बिना मारे, बिना वेपन्स के, ठीक है। आपको बोलना है, सच बताना है और एहसास दिलाना है अपने एनिमी को, ऑपरेसर को, कि देखो आपने गलत किया, अपनी गलती एक्सेप्ट करो। अब ऐसा तो नहीं बोलेगा, अगर मैं किसी को कह दूँ अपनी गलती एक्सेप्ट कर, तूने गलत किया, ऑफकोर्स ही बात है, कोई नहीं मानेगा फ्रेंड्स। बट अगर मैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊँ कि आपने ये किया, मैं अपनी बात भी समझा रही हूँ कि मैंने भी ऐसा किया, तब जाके वो कहीं ना कहीं समझ पाएगा कि हाँ मैं भी गलत हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके चलो जी आगे पढ़ते हैं। नाउ सत्याग्रह मूवमेंट क्या था? तो 1917 में गांधी जी ने ट्रैवल किया था चंपारण, ठीक है। 1917 में गांधी जी ने ट्रैवल किया कहाँ? चंपारण, जो कि बिहार में है। ताकि बेसिकली गांधी जी ने ना वो लड़े थे, बेसिकली ये सत्याग्रह मूवमेंट लड़े थे। कहाँ लड़े थे? पहला मूवमेंट 1917 में हुआ, दूसरा मूवमेंट भी 1917 में हुआ था, थर्ड हुआ था 1918 में। तो बेसिकली यहाँ पे ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज करे थे गांधी जी ने, ठीक है। तो पहले हम विस्तार से पढ़ लेते हैं इनको क्या था। तो 1917 में गांधी जी ट्रैवल किया था चंपारण, जो कि बिहार में है, ताकि वो पीजेंट्स यानी फार्मर्स को इंस्पायर कर सके और जो स्ट्रगल था ना प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट, उसको बेसिकली हटा सके। बेसिकली जो 1917 का था चंपारण में गांधी जी ने लड़ा था, वो बेसिकली पीजेंट्स के लिए, ताकि पीजेंट्स को जो ये प्लांटेशन सिस्टम है इससे फुर्सत मिल सके एंड रिलैक्सेशन मिल सके। देन सत्याग्रह बेसिकली एक वही है, सिंपली इसके डेफिनेशन दे दी कि सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन आइडिया दैट इफ समवन इज फाइटिंग फॉर अ ट्रू केस, कि अगर कोई इंसान सच के लिए वो लड़ रहा है केस बिना किसी औजार के, बेसिकली विदाउट एनी फिजिकल फोर्स, ओके, विदाउट एनी फिजिकल फोर्स, तो बेसिकली उसे हम सत्याग्रह कहते हैं। और बेसिकली क्या होगा इसके अंदर कि देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अ फिजिकल फोर्स टू फाइट दी ऑपरेसर, कि जो ऑपरेसर है आपका, जिससे आप लड़ रहे हो, जो आपका एनिमी है, उसको आप बिना मारे झगड़ा करे लड़ोगे, तो इसे हम सत्याग्रह बोलेंगे। गांधी जी ने बिलीव किया था सत्याग्रह कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। गांधी ने ये बिलीव करा था कि सत्याग्रह से क्या होगा, एक बैटल जीत जाएंगे हम लोग। बैटल क्या होता है? लड़ाई, वापस से वॉर जीत जाएंगे विदाउट वायलेंस। तो बेसिकली नॉन वायलेंस से हम जीत जाएंगे बिना लड़े, विदाउट बीइंग ऑपरेसिव और रिवेंजफुल, है ना, बिना बदला लिए, मार झगड़ के। अब इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज करे थे गांधी जी ने, तो पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था चंपारण में, बिहार में 1917 में, 1918 में भी फ्रेंड्स पीजेंट मूवमेंट हुआ था, और 1918 में हुआ था अहमदाबाद में। क्या हुआ था? यहाँ था मिल वर्कर मूवमेंट, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट दो जगह पे हुए थे, चंपारण में और खेड़ा में, ठीक है। चंपारण और खेड़ा 1970 1918, ठीक है। और अहमदाबाद में 1918 में हुआ था। एक सेकेंड फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, 1917 चंपारण 1917 में ही हुआ था ये खेड़ा वाला भी, ठीक है। अहमदाबाद 1918 में हुआ था, हाँ जी। नाउ सॉरी फ्रेंड्स, मूविंग टू रॉलेट एक्ट। कि रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1919 में। था क्या इस एक्ट में? तो जो रॉलेट एक्ट था वो पास हुआ था बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब बेसिकली कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिशर्स, इन्होंने पास करा था रॉलेट एक्ट भी 1919 में। इंडियन मेंबर जो थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस एक्ट को जब वो पास हुआ था, ठीक है। तो जो एक्ट था इसमें था क्या? तो व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब रॉलेट एक्ट,
ठीक है, या फिर रॉलेट एक्ट को डिस्क्राइब करो, बताओ रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें क्या क्या हुआ एंड व्हाट ऑल हैपेंड, ठीक है, या फिर व्हाई रॉलेट एक्ट वाज स्टार्टेड, हु स्टार्टेड इट, ठीक है। तो बेसिकली रॉलेट एक्ट में था क्या, ऑफ कोर्स ये बात है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था ये 1919 में ब्रिटिशर्स ने। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पावर आ गई, इन्यूमरस पावर्स मिल जाती हैं, और ज़्यादा पावर मिल जाती हैं ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सके। तो था क्या बेसिकली फ्रेंड्स इस एक्ट इसमें रॉलेट एक्ट में कि अगर ब्रिटिशर्स को कोई भी इंडियन या फिर कोई भी इंसान दिख जाता है बाहर क्या करता हुआ, पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ, स्ट्राइक करता हुआ दिख गया, हड़ताल करता हुआ दिख गया, तो उस पर्सन को वो जेल में डाल देंगे विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years, बिना 2 साल के ट्रायल के। होता क्या था कि 2 साल का ट्रायल मिलता था बेगुनाही साबित करने के लिए, बट इसमें नहीं मिलेगा आपको, 2 साल ट्रायल के लिए नहीं मिलेंगे, बिना 2 साल के ट्रायल के ही आपको प्रिजनर बना दिया जाएगा। प्रिजनर मतलब जेल का कैदी बना दिया जाएगा, ठीक है। गांधी जी सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, अब था गांधी जी का सत्याग्रह जो कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट था, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है मैं भी सपोर्ट नहीं करती, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा जो भी इंडियन होगा। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने लॉन्च करा एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में था, ठीक है। भाई रॉलेट एक्ट आया, गांधी जी तो गुस्सा हो गए, उन्होंने सोचा कि हम एक नया सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, और फाइनली 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च हुआ। और यहाँ पे 6 अप्रैल को क्या हुआ, एक लड़ाई हुई, लड़ाई नहीं एक्चुअली स्ट्राइक हुई, हड़ताल हुई, ठीक है, जिसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा इस स्ट्राइक में। पीपल केम आउट इन सपोर्ट इन वेरियस सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ में लोग आ गए सपोर्ट करने के लिए, शॉप्स बंद कर दी लोगों ने, अपनी दुकानें बंद कर दी। वर्कर जो थे रेलवे वर्कशॉप्स के, जो रेलवे वर्कशॉप के थे वो स्ट्राइक पे चले गए, आए नहीं रहे रेलवे वर्कर्स, तो ट्रेन कैसे चलेगी, ट्रेन का कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है, रेलवे स्टेशन बंद सारे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर डिसाइड करा कि हम क्लैम डाउन करेंगे नेशनलिस्ट पर, नेशनलिस्ट पे क्लैम डाउन कर दिया। सारे लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी जो थे उनको क्या कर दी, महात्मा गांधी जी को दिल्ली नहीं जाने दिया, महात्मा गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया था, बेयर्ड कर दिया था, बेयर्ड मतलब बेसिकली रोक दिया, जाने नहीं दिया दिल्ली उन्हें। जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या हुआ था, तो अब आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो 10 अप्रैल 1919 को फ्रेंड्स अमृतसर में पुलिस ने पीसफुल पोजीशन होता है एकदम शांतिपूर्वक जगह पे फायर कर दी पुलिस ने, ठीक है। तो क्या हुआ था, दिस प्रोवोक वाइड स्प्रेड। अब इससे हुआ क्या, तो प्रोवोक हुए वाइड स्प्रेड कि बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, अटैक कर दिया लोगों के ऊपर, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया अमृतसर में, ठीक है। और कमांड दी थी जनरल डायर ने, जनरल डायर जो बेसिकली आर्मी का था, ठीक है। मार्शल लॉ किसके हाथ में था, आर्मी के ऊपर, और आर्मी क्या करती थी, अपनी मनमानी करती थी। और उसका कौन था बेसिकली आप कह सकते हो लीडर, वो थे जनरल डायर। जनरल डायर बहुत ज़्यादा गुस्सेल इंसान था और बहुत ज़्यादा बुरा इंसान था। तो जनरल डायर ने मार्शल लॉ इम्पोज करा छुपाते, और किसी को पता नहीं था कि मार्शल लॉ चल रहा है। और जो लोग इस घूमने आए थे मेले में उन लोगों को भी बेचारों को मार दिया गया। तो बेसिकली मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ कि था क्या, आप सभी को पता होगा वैसे, बट एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखो जलियांवाला बाग में था क्या, जलियांवाला बाग इंसिडेंट में हुआ क्या कि क्योंकि देखो ये सब इतना सारा लड़ाई होने के बाद तो क्या किया, देखो मेला लगा था बहुत बड़ा सा, बैसाखी का मेला था, क्योंकि बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे सिख पीपल भी थे, अदर पीपल भी थे, कुछ लोग, अब बहुत बड़ा मेला लगा था। तो उस फेयर में, कार्निवल में आए थे बहुत सारे लोग आए, ठीक है। उसकी बहुत सारी एग्जिट भी थी, मतलब दरवाजे थे बहुत सारे जहाँ से वो उस के अंदर आ जा सकते थे, उस एरिया के अंदर। और वो एरिया था जलियांवाला बाग, एक बेसिकली आप कह सकते हो पार्क टाइप, ठीक है, बड़ा सा मैदान था जहाँ पे वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे फेयर, झूले लगे थे, खाने वाने की चीज़ें थी। तो लोग आ रहे बड़े बहुत सारा अलग अलग जगह से लोग आए, जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं थे वो भी घूमने आ गए, बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ लोग घूमने आए हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ आए हैं, कुछ लोग बैठकर ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए हमें बचाने के लिए अपनी इंडिया को, और कैसे फ्रीडम दिलाएं। तो क्या हुआ, जब जनरल डायर को पता चला था, जनरल डायर ने क्या किया, फटाफट से मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया छुपाते हुए, कि पता ही नहीं था लोगों को। कुछ लोगों को तो पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है, फटाफट मार्शल लॉ को इम्पोज करा और अपनी पूरी टीम भेज दी। जैसे पता चला कि जलियांवाला बाग में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और उन पर शूट करना स्टार्ट कर दिया। पहले सारे एग्जिट बंद करे और फिर शूट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे बहुत लोग गुस्सा हो गए थे और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ऑफकोर्स की बात है, तो ऑफकोर्स की बात है, अगर किसी की घर में डेथ हो जाएगी किसी पर्सन की, अगर कोई किसी की फैमिली वाला कोई मर गया, तो क्या होगा, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, स्ट्राइक करेंगे। तो वही बात है। तो बेसिकली मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी दिख गया तो शूट डायरेक्ट। तो वही किया, शूट कर दिया जनरल डायर ने। इनफेमस शॉकिंग जलियांवाला बाग मैसेकर था, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, जब बैसाखी सेलिब्रेट हो रही थी पंजाब में। एक क्राउड थी विलेजर्स की
गांव वाले आए हुए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे फेयर में, मेला घूम रहे थे, और उसके एंट्री पॉइंट्स जो थे वो बड़े पतले पतले से थे, मतलब एंट्री करने के जितने पॉइंट्स थे ना 4 से 5 पॉइंट्स थे एंट्री करने के, में भी या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, एंट्री पॉइंट जितने भी थे वो बड़े पतले पतले से एरिया थे कि बेसिकली 1 या 2 इंसान ही निकल सकते थे एक के बारी में, ठीक है, या फिर जा सकते थे अंदर। जनरल डायर जो था उसने ब्लॉक कर दी सारी एग्जिट और फायर कर दिया सारी क्राउड पर, गोलियाँ चलवा दी, 100 पीपल किल्ड, बहुत सारे लोग मर गए इस इंसिडेंट में। पब्लिक रिएक्शन जो था इंसिडेंट का वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, लोग बड़े ज़्यादा गुस्सा हो गए नॉर्थ इंडियन टाउन्स के, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडियन साइड पे हुआ था ये। गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हुई रिस्पॉन्स में, उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंट करा, चीज़ें बहुत ज़्यादा वायलेंट होगी। फाइनली महात्मा गांधी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। ये कोई देखो ये फ्रेंड्स, ये मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ था इस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा खिलाफत मूवमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, या हाँ जी, अब आगे पढ़ते हैं, फटाफट से चलते हैं हम खिलाफत मूवमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स उससे पहले कि बेसिकली कौन सा मूवमेंट क्लोज किया, तो बेसिकली ऐसे स्पेसिफिक नेम तो नहीं दे रखा, बट आप लिख सकते हो हमारा वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, बट लाइक ऐसे कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम आगे चलते हैं, फटाफट से खिलाफत मूवमेंट पे आ जाते हैं। तो खिलाफत इशू क्या था? खिलाफत इशू जो था उसने महात्मा गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, ताकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को वो इकट्ठा प्लेटफॉर्म पर ला सके। था क्या इसमें? देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ था, ओटोमन टर्की जो था ना, जो कि बेसिकली जो इस्लामिक रीजन है हमारे, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके आप कह सकते हो एक लीडर थे, मानते थे बहुत ज़्यादा उनको, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा स्पिरिचुअल हेड था ओटोमन टर्की जो था। ओटोमन टर्की वो हार गया था बेसिकली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो बहुत बुरी तरीके से हारा था ओटोमन टर्की। तो र्यूमर्स फैल गए कि एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज होने वाली है ओटोमन टर्की के ऊपर, और ये किसके अंदर चला जाएगा, बेसिकली उसके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो हार गया था, ठीक है। और जो ये ओटोमन एम्पायर था यहाँ पे रूल करते थे खलीफा, ठीक है, और जो कि स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक रीजन के, ठीक है, खलीफा। तो खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1990 में, ताकि खलीफा को डिफेंड करा जा सके। और इस कमेटी के जो लीडर्स थे वो कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो दोनों भाई थे, ठीक है, 2 भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, दे वर ब्रदर्स एंड दे मेड अ कमेटी, ठीक है, टू फाइट, एंड दे ऑल्सो वांटेड महात्मा गांधी टू टेक अप अ कॉज टू बिल्ड अ यूनाइटेड मास एक्शन। तो हुआ क्या, अब महात्मा गांधी ने सोचा कि मेरे पास लोग बहुत कम हैं, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को यूनाइट कराना पड़ेगा, तब जाके ही हम जीत पाएंगे और भी ब्रिटिशर्स यहाँ से भागेंगे। तो महात्मा गांधी ने सोचा क्योंकि ऑटोमन टर्की हार चुका है, तो मैं मोहम्मद अली और शौकत अली से भी हेल्प मांगता हूँ। तो महात्मा गांधी गए, एक मीटिंग करी मोहम्मद अली शौकत अली के साथ। उन्होंने बोला कि चलो भाई, आप दोनों भी मेरे साथ मिलकर लड़ाई करो। देखो, आप दोनों का दुश्मन कौन है? हम दोनों के दुश्मन हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे हमें उनसे मुक्ति चाहिए। तो हम दोनों मिल जाते ताकि एक बड़ा सा हम मूवमेंट करें और ताकि ये सब हट जाए और ये भाग जाएं, ठीक है। तो एट द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 19 सितंबर, तो बेसिकली 1920 के सितंबर में एक कैलकाटा सेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है, जिसमें रेजोल्यूशन पास करा गया ताकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली जारी कर दिया। पहले तो मना कर दिया था कांग्रेस ने, मान नहीं रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास करने के लिए, बट बाद में मान गई कैसे कैसे करके, तब क्योंकि खलीफा एंड स्वराज दोनों का सपोर्ट था। खिलाफत, तो बेसिकली इसके सपोर्ट कौन थे? खिलाफत एंड स्वराज। स्वराज कौन चाहता था? स्वराज मतलब फुली इंडिपेंडेंस। अब इंडिया चाहती थी फुली इंडिपेंडेंस मिले हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, हम आधी आज़ादी पे खुश नहीं है। और खिलाफत मूवमेंट था। अच्छा जी, अब आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, तो गांधी जी ने अपनी फेमस बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, उसमें लिखा है 1909 में बनाई थी उन्होंने बुक, और उसमें लिखा था महात्मा गांधी ने डिक्लेयर करा था ब्रिटिश रूल जो था वो एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। क्यों ब्रिटिश रूल इंडिया में क्यों आया था? क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट करा था उनके साथ, सर्वाइव कर पाए थे तभी वो। लेकिन अगर इंडियंस कोऑपरेट ना करें, फिर इंडियंस रिफ्यूज़ कर दे कोऑपरेट करने के साथ, तो ब्रिटिश रूल जो है वो भाग जाएगा अपने आप ही 1 साल के अंदर अंदर, और स्वराज बन जाएगा, यानी पूरी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी हम लोगों को। तो गांधी जी ने बिलीव करा कि अगर इंडियंस कोऑपरेट ना करे ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाएगा और उन्हें भागना पड़ेगा इंडिया से, लीव करना पड़ेगा, इंडिया छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ प्रपोजल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। तो सरेंडर द टाइटल्स विच वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या? इंडिया ने सोचा हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, सारी चीज़ों को ना बोलेंगे जो भी वो करेंगे। तो ब्रिटिश टाइटल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइटल थे, उनको भी ना बोला, सरेंडर कर दिया। जितनी भी सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, और जितना भी सामान था ये फॉरेन का,
इन जितना भी ये सब था फ़ॉरेन का सामान, जितना भी फ़ॉरेन की चीज़ें स्कूल वगैरह थे, सबको बंद कर दिया, मतलब जाना ही बंद कर दिया, उसमें जा ही नहीं रहे थे बच्चे, जो भी फ़ॉरेन से रिलेटेड था, ठीक है। बॉयकॉट करा सबको और सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू करा, जिसमें वो बिल्कुल बात नहीं मार रहे थे उनकी, ठीक है। नाउ डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट इन टाउन। अब इसी वजह से अलग अलग जगह पे मूवमेंट हुए। कौन कौन से मूवमेंट है? पहला मूवमेंट हुआ टाउन के अंदर। टाउन में क्या क्या हुआ? मिडिल क्लास लोग जो थे उन्हें स्टार्ट करा मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, हेड मास्टर ने छोड़ दिए वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज जो कि, और लॉयर वगैरह सब ने अपनी पोजीशन छोड़ दी जो बेसिकली कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, ठीक है। बेसिकली जो बच्चे स्कूल जाते थे जो कि इनके गवर्नमेंट स्कूल्स थे। गवर्नमेंट कौन थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट। बेसिकली ब्रिटिशर्स के चलाए जाने वाले स्कूल, टीचर सब उन्होंने छोड़ दिया जाना, मना कर दिया, हम नहीं आ रहे तुम्हारे स्कूल में। इन द इकोनॉमिक फ्रंट द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ड्रामेटिक। इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो काफ़ी ड्रामेटिक हो गया ये। जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का, हैंडलूम्स का, went up when the people started boycotting। अब बेसिकली ऑफ कोर्स सी बात है, जब लोगों ने बाहर ये जो इनका सामान है खरीदना ही बंद कर देंगे, अगर ब्रिटिशर्स का सामान बिकना ही बंद हो जाएगा तो क्या होगा? उनकी तो जो फैक्ट्री वगैरह है उनमें ही काम ठप हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा उन लोगों को। हाउएवर ये जो मूवमेंट था ये स्लो डाउन होता हो गया धीरे धीरे, लेकिन ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना धीरे करके कम होता गया। क्यों? क्योंकि जो इंडियन क्लोथ्स थे जो कि खादी से बनते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती थी, ठीक है। और क्योंकि कम इंस्टीट्यूशंस थे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली कम स्कूल्स थे और ऐसे लोअर वगैरह भी नहीं होते थे इतने इंडियंस के, तो बेसिकली इसीलिए वापस लोगों ने धीरे धीरे करके गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज को ज्वाइन करना शुरू करे। तो क्यों ज्वाइन करना शुरू किया था? बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिवनेस एंड काफ़ी कम स्कूल वगैरह थे, दैट्स वाई। नाउ आता है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में रिबेलियन हुआ कैसे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस वजह से रिबेलियन हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्योंकि स्प्रेड हुआ पूरी कंट्री में, कंट्री साइड में, विलेजेस में, तो पीजेंट्स और जो ट्राइबल्स थे उन्होंने डेवलप करा डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। क्या देखते हैं जो, तो द पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्टेड। जो पीजेंट मूवमेंट था, एक मूवमेंट था पीजेंट मूवमेंट, फार्मर का मूवमेंट, वो स्टार्ट हुआ था ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जो कि हाई रेंट लेते थे। ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स होते वो पीजेंट से, फार्मर से बड़ा रेंट लेते थे, बहुत सारा रेंट लेते थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वो उसलिए उन्होंने मूवमेंट लड़ा ताकि लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार का रेंट कम हो सके, ठीक है, कम बेसिकली लें या फिर लेना। और डिमांड कर रहा है रेवेन्यू के रिडक्शन के लिए, और बोला कि हम तो क्योंकि तुम लोग अपना रेंट इतना बढ़ा देते हो ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड्स, तो हम लोगों को भीख मांगनी पड़ जाती है, तो हम भीख मांग रहे हैं, उसको भी एबॉलिशन हो, मतलब वो भी हट जाए, ठीक है। सोशल बाइकआउट जो था उसको भी हटे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे 1920 जून में वो उन्होंने स्टार्ट करा, बेसिकली विलेजेस में जाना शुरू किया, अवध में गए पहले ताकि वो समझ सकें वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। इन अक्टूबर ही अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर्स सेटअप टू औध किसान सभा। अब जवाहरलाल नेहरू ने औध किसान सभा बनाई, ठीक है, औध किसान सभा बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद इन अ मंथ ऑफ 300 ब्रांचेस के साथ सेटअप हुई। 1921 में पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड हो गया और जो ताल्लुकदार से मर्चेंट्स के घर थे उन पे अटैक कर दिया लोगों ने। ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घर पे अटैक क्यों किया था? क्योंकि पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। बाजार को लूट लिया, जितनी भी खाने की चीज़ें थी, ब्रेड वगैरह, उन सबको लूट लिया, खाने की चीज़ों को लूट लिया, सामान लूट रहे थे ये लोग। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं थे भाई इनके पास। ताल्लुकदार और मर्चेंट इतना पैसा खा लेते थे रेंट के लिए। देन अर्ली 1920 में मिलियन गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मिलियन गुरिल्ला मूवमेंट, जिसमें क्या था, जो कि स्टार्ट हुआ था स्प्रेडिंग इन द गुडेन हिल्स, जो कि गुडेन हिल्स में स्टार्ट हुआ था, एपी के, आंध्र प्रदेश के। द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने क्या करा? फॉरेस्ट जितने थे, जंगल थे, गवर्नमेंट ने क्या किया? उन सबको बंद कर दिया और एरिया को जाने से रोक दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर लोग वहाँ जाते तो अपना कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम कर लेते, जंगल से फल वगैरह तोड़ लेते। तो फाइनली द हिल पीपल रिवोल्टेड। जो हिल पीपल, जो लोग हिल पर रहते थे, पहाड़ों वगैरह में, उन्होंने रिवोल्ट करा, जिसमें अलूरी सीताराम राजू ने भी हेल्प करी, ठीक है, जो भी एक अच्छे इंसान थे, उनमें स्पेशल पावर थी। देन आता है स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन में अब क्या स्वराज मिला? फुल इंडिपेंडेंस। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम में क्या होता था? जो प्लांटेशन वर्कर्स होते थे, प्लांटेशन क्या होती है बेसिकली एक बड़ी सी फील्ड में एक ही तरह की चीज़ उगाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल टी है, कॉफ़ी है, एक ही जगह पे उगाई जा रही है एक ही चीज़। फ्रीडम जो था वो राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट एंड रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम द वंदे गांव। तो बेसिकली इनको भी ये भी फ्री हो गया, थोड़ा फ्रीडम मिला इनको। अंडर द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट जो कि 1859 में आया था, इसके अंडर प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। क्या था इसके अकॉर्डिंग? बेसिकली इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में था कि प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउड नहीं था
ठीक है। बिना परमिशन के टी एंड लीफ गार्डन्स को छोड़कर जाना, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, और परमिशन तो ऑफकोर्स ही बात है वो लोग देती नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देती नहीं थी छोड़ के जाने की। काम कराते थे और तनख्वाह भी कम देते थे, वेजेस कम देते थे। आफ्टर द हर्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया है तो 1000 वर्कर्स ने छोड़ दिए प्लांटेशन एरियाज, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए, उनको पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा, और पुलिस उन्हें वापस से बहुत ज़ोर से मारा, उन लोगों को बड़ी बुरी तरह से मारा था, और वापस से प्लांटेशन सिस्टम में लाके काम करवाया जा रहा था। ना आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें आया था हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। हुआ क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे उनके अंडर ये हुई थी कमीशन। कमीशन वॉज मेड टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो था ना उसको देखने के लिए बनाई गई थी कमीशन, ठीक है, और कुछ चेंजेस बनाए गए। बट सिंस ऑल द मेंबर इन द कमीशन वर ब्रिटिश, क्योंकि सारे कमीशन में, इस कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे कौन थे? ब्रिटिश थे। तो ऑफकोर्स सी बात है इंडियन लीडर तो थे ही नहीं, तो इंडियन लीडर ने अपोज करा और साइमन कमीशन आया 1928 में। और ये एक नारे से आया था गो बैक साइमन, की साइमन चले जाओ। गो बैक साइमन के साथ स्वागत हुआ। ऑल द पार्टी ज्वाइन द ब्रिटिश, सारे पार्टी ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने अनाउंस करा एक वेग, जो कि ऑफर कर रहा था डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, ठीक है। ही ऑफर्ड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करी गई थी ताकि फ्यूचर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्कस कर सके, ठीक है। देन आती है सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया, डिसोबे करेंगे। तो महात्मा गांधी ने बिलीव करा कि जो नमक है उस पर भी टैक्स ले रहे थे ये लोग, गंदे, मतलब देख रहे हो मतलब कितने कंजूस हैं ये लोग, ये ब्रिटिश कितने कंजूस हैं। नमक पर भी टैक्स लगा दिया। नमक तो हर जगह में यूज़ होता है भाई खाने के लिए, तो नमक एक पावरफुल सिंबल बना इन लोगों के लिए। तो महात्मा गांधी ने, हम सभी को पता है, डांडी मार्च लड़ी थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग ब्रिटिश सफर्ड टू द आइडिया एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स वाज अमंग मेनी डिमांड्स रेज्ड बाय गांधी जी थ्रू लेटर ऑफ वायसरॉय इरविन। तो बेसिकली क्या हुआ, सॉल्ट पर जब टैक्स लगा, नमक पर जब टैक्स लगा दिया, तो महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा, किसको? वायसरॉय इरविन को, कि इरविन जी आप प्लीज़ इस टैक्स को हटा दो, वरना हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे, जिसमें हम डिसोबे करेंगे आपके रूल्स को और तोड़ देंगे सारे रूल्स आपके। तो क्योंकि लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी, इसको इग्नोर करा, तो सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च शुरू हो गई थी। गांधी जी ने जो स्टार्ट करी थी 1930 में शुरू हुई थी डांडी मार्च, 12 मार्च को, ठीक है। 78 वॉलंटियर्स थे, मतलब 78 लोग इनके साथ चल रहे थे, जिन्होंने इनका साथ निभाया और साथ मिलकर डांडी मार्च तक लड़े गए बेसिकली। तो इन लोगों ने गांधी जी के साथ 24 दिन में बेसिकली उन्होंने कवर करा था डिस्टेंस। तो 24 डेज में उन्होंने 240 माइल्स कवर करे। पैदल जाते थे, पैदल यात्रा थी, बेयर फुट वॉक थी ये, ठीक है। साबरमती से डांडी तक, कहाँ तक थी? साबरमती से डांडी तक गए ये लोग। मैनी और बहुत से लोगों ने तो रास्ते में ही ज्वाइन कर लिया उन लोगों को। 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, देख रहे हो, मतलब पूरा एक महीना भी नहीं, आधा ही महीना लगा। गांधी जी सेरेमनी वायलेटेड द लॉ। गांधी जी ने बेसिकली क्या करा, एक मुट्ठी भर नमक बनाया और दिखाया कि ये देखो हमने नमक बना दिया और अब तुम्हारा रूल तोड़ दिया। क्या किया था गांधी जी ने? गांधी जी कहाँ गए? समुद्र में गए, और जैसे समुद्र पहुंचे उन्होंने क्या करा, समुद्र से बेसिकली नमक बनाया, कि बेसिकली इवेपोरेट करा पानी को। बेसिकली क्या करते थे लोग, बड़े बड़े गड्ढे बना देते थे समुद्र के आसपास, मिट्टी होती है ना, उसमें बड़े बड़े गड्ढे बना के पानी भर देते, और वो अपने आप ही सन की हीट से सूख जाता, पानी इवेपोरेट हो जाता था, है ना। और इवेपोरेट होने के बाद क्या बचता था? नमक बच जाता था सिर्फ। तो बेसिकली ऐसे उन्होंने नमक बनाया और फिर ठेंगा दिखाया कि ये देखो हमने नमक बना लिया, ब्रिटिशर्स तुम्हारा लॉ तोड़ दिया हमने। तो सॉल्ट मार्च जो था वो बिगेन हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने तोड़ा ये लॉ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में नमक बनाकर, ठीक है। सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करा वापस से। पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। विलेज ऑफिशियल रिसाइन कर दिया और ट्राइबल पीपल ने वायलेट करा फॉरेस्ट लॉज के लिए। अब तो भाई बड़ा मज़ा आया इंडियंस को, और भाई बेचारे ब्रिटिशर्स क्या ही कहेंगे उनकी तो बात, है ना। चलो जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है फिर। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था क्या, ये पढ़ लेते हैं भाई फटाफट से। तो जब थिंग्स बिगेन टू टर्न वायलेंट, जब चीज़ें क्या हो गई, वायलेंस में लड़ गई, कि बेसिकली अब तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया इस मूवमेंट को, क्योंकि लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। उन्होंने एक पैक्ट साइन करवाया। सॉरी फ्रेंड्स, ओके लेट्स कंटिन्यू एवरीवन। यस, तो बेसिकली एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ एंड इसको गांधी इरविन पैक्ट बोला गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग, गांधी जी एग्री टू पार्टिसिपेट, कि गांधी जी ने एग्री करा टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज लाइक so many people are sitting and they're just doing a meeting, okay, yeah, in लंदन में हुई थी ये,
ठीक है। इन ल्यू ऑफ दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो इसके अकॉर्डिंग लिखता है क्या कहा था कि गांधी जी अगर टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो गांधी जी ने कहा कि तुम लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है ना छोड़ना पड़ेगा, कि जो जेल के कैदी तुमने, जिन लोगों को तुमने जेल का कैदी बना दिया ना, जो पॉलिटिकल, जो बेसिकली हमारा साथ दे रहे थे लोग इंडियंस, तो उनको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने तुम्हें जेल में डाला है, ठीक है, जिन लोगों को तुमने जेल में डाला है। तो गांधी जी जो थे वो लंदन आए दिसंबर 1931 से, वेंट टू लंदन, ठीक है। द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड गांधी जी हैड टू रिटर्न विद डिसअपॉइंटमेंट। अब गांधी जी, क्योंकि लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, तो गांधी जी को बड़े दुख के साथ लौटना पड़ा। जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि जो मोस्ट पावरफुल लीडर्स हैं उनको भी जेल में डाल दिया गया है। कांग्रेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। मैनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, बॉयकॉट, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए बड़े सारे मेजर लिए गए। महात्मा गांधी ने रिलीज़ करा, बेसिकली रिलॉन्च करा, रिलीज नहीं रिलॉन्च करा था, दोबारा से लॉन्च करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1934 से मूवमेंट जो था वो लॉस्ट हो गया, उसने अपना मोमेंटम खो दिया। नाउ हाउ पार्टी पे बेसिकली आई थिंक सो दिस आफ्टर दिस लास्ट पेज इज लेफ्ट एवरीवन। कोई बात नहीं, फटाफट से फिनिश करते हैं, बट आई होप 30 में इस 31 की मिनट्स में के वीडियो में आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। आगे फटाफट से कंटिन्यू करते हैं, वीडियो खत्म नहीं हुई फ्रेंड्स। हाँ, अब पढ़ेंगे हाउ पार्टिसिपेट्स की, कैसे पार्टिसिपेट्स ने इस मूवमेंट को देखा और क्या क्या। द पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के जाट्स थे एंड गुजरात के पटीदार्स थे, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है इसमें, और वो एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स बने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, बड़े डिसअपॉइंट थे लेकिन वो इस मूवमेंट से, ठीक है, जब ये बंद हुआ था 1931 में। सो जब मूवमेंट वापस ही रिस्टार्ट हुआ 1932 में, अगले साल वापस जब ये शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने को। जो बड़े गरीब फार्मर्स उन्होंने ज्वाइन करा रेडिकल मूवमेंट्स, ठीक है, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लड़ते थे। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट बनाने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कि 1933, एंड जो फेडरेशन थी इंडियन चैम्बर कॉमर्स की एंड इंडस्ट्रीज, ये सब बनी थी 1927 में। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्हें अटैक कर दिया उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल पर, बेसिकली गवर्नमेंट पर, इंडियन इकॉनमी के लिए, ठीक है, एंड सपोर्टेड करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को जब वो लॉन्च हुआ था पहले, ठीक है। सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कुछ उनमें से इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जो इंडस्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। 1932 में रेलवे वर्कर्स जो थे एंड जो डॉग वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करी। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या था कि लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन था वुमेन का, ठीक है, वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कि बेसिकली काफ़ी टाइम तक तो वुमेन को कोई अथॉरिटी मिली ही नहीं, कोई पोजीशन मिली ही नहीं, बट फिर मिली थी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट्स क्या थी, तो दलित्स को एड्रेस करा गया अनटचेबल, दलित्स को क्या बोला था, अनटचेबल बोला था, एंड वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, और इनके लिए स्वराज का मूवमेंट नहीं था। महात्मा गांधी ने यूज टू कॉल दम हरिजन्स, महात्मा गांधी उन्हें हरिजन्स बोलते थे दलित्स को, ठीक है, या फिर बच्चे बोलते थे भगवान जी के। विदाउट हुम स्वराज वुड नॉट, जिनके साथ अगर दलित साथ ना हो, तो महात्मा गांधी जी ने कहा स्वराज नहीं होगा, हमें पूरी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करा सत्याग्रह अनटचेबल्स के लिए भी, दलित्स वगैरह के लिए जो बेसिकली लो कास्ट पीपल थे, बट देवर की इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन टू प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स, अब इनके लिए दलित्स के लिए डिमांड करी रिजर्व सीट्स। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कि बेसिकली हमें भी सीट्स चाहिए ताकि बच्चे हमारे पढ़ सकें, एंड एक सिलेक्टेड, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जी थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था दलित्स के लिए ऑर्गेनाइज करा था डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, एसोसिएशन इन 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electoral for Dalits। तो B.R. अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड बेसिकली क्लासेस का एसोसिएशन बनाया, दलित्स के लिए ऑर्गेनाइज करा, और महात्मा गांधी जी ने इलेक्टोरेट के लिए डिमांड करी। पूना एक्ट जो था सितंबर 1932 में वो एड्रेस हुआ, ठीक है। लेटेड टू बी नोन एज अ शेड्यूल्ड कास्ट, जिन्हें बारे में शेड्यूल्ड कास्ट बोला है दलित्स को, रिजर्व सीट उनके लिए बनाई गई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब जब डिक्लाइन हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट का, तो मुस्लिम्स ने फेल्ट करा एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, ड्यू टू विच रिलेशन जो था हिंदूज एंड मुस्लिम का वो और ज़्यादा वर्सन हो गया, और भी ज़्यादा ख़राब हो गया हिंदू मुस्लिम का रिलेशनशिप। मोहम्मद अली जिन्ना was willing to give the demand for separate electorates if Muslims were assured reserve seat in control, central assembly and representation in proper to population। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड करी कि हम मुस्लिम्स को भी एक डिफरेंट इलेक्टोरेट चाहिए अपना, ताकि हम भी अपनी डोमिनेटेड प्रोविंस को थोड़ा अच्छा बना सकें। नेवरदलेस द होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अब सब पार्टीज ने कॉन्फ्रेंस करी 1928 में। डिसअपॉइंटेड जब
और डिसअपॉइंट हो गए जब मिस्टर जयकार जो था जो कि हिंदू महासभा के थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा इसको और कॉम्प्रोमाइज़ करने से अपोज कर दिया कि नहीं हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। फिर आती है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हो गया था जब लोगों ने ये डिफरेंट रीजन्स के लोगों ने, कम्युनिटीज़ ने अपने बेसिकली ये सोचा कि चलो हम मिल जाते सारे और मिल के लड़ते हैं। तो जो आइडेंटिटी थी नेशन की इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज। तो बेसिकली जो आइडेंटिटी थी ना हमारी नेशन की, इंडियन नेशन की, उसको एक इमेज से फिगर से देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं भारत माता की जय। हम बोलते हैं ना भारत माता की जय। तो जो भारत माता की जो इमेज थी पहली बार किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी 1870 में, जब उन्होंने वंदे मातरम लिखा था हमारी देश के लिए, हमारी बेसिकली मदरलैंड के लिए। हम बोलते हैं ना मदरलैंड, हमारी देश की मिट्टी, हमारी देश के लिए, हम बेसिकली इंडिया को क्या कहते हैं? भारत माता बोलते हैं। हमारी भारत माता, हमारी माता है ये इंडिया, है ना भारत। तो इंडियन फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स बनाए गए, लोगों ने गाए, ठीक है, जिससे नेशनलिज्म का आइडिया और ज़्यादा प्रमोट हुआ। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एंड मद्रास में नतीजा शास्त्री ने, मद्रास में कौन थे? नतीजा शास्त्री। एंड बंगाल में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फोक टेल्स बनाई, सॉन्ग्स बनाए, जिससे मूवमेंट और ज़रा अच्छा हुआ। स्वदेशी मूवमेंट आया जिसमें ट्राई कलर जो था रेड येलो एंड ग्रीन फ्लैग डिज़ाइन करा गया बंगाल के अंदर, जिसमें 8 लोटस से एंड एक मून था। 8 लोटस रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ के 8 प्रोविंसेस को, और जो मून था क्रीसेंट मून वो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब ये कैसे हुआ? कैसे फील आई नेशनलिज्म की? रीइंटरप्रिटेशन करके हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करा गया। नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियन ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। एंड दैट्स हाउ द चैप्टर हमारा एंड होता है फ्रेंड्स। फाइनली द नोट्स हो चुके हैं एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, नोट्स अच्छे लगे, चैप्टर समझ आया, कोई डाउट ना रहा हो तो प्लीज़ फटाफट से एक लाइक कर देना। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में कंजूसी मत करा करो। लाइक कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई होप आपके एग्जाम एंड टेस्ट बहुत अच्छे जाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर टेस्टिंग एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।